वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवल चैप्टर 22। रिसर्च बिल्डिंग में बुआ एक प्लेटफॉर्म के सामने खड़ी थी जहां एक ममीफाइड स्कल रखा था। ये स्कल लेटेक्स रबर से बना था और उस पर एक पिन लगी थी जिस पर नंबर 8 लिखा था। बुआ को ऐसे 16 रेफरेंस पॉइंट्स मार्क करने थे जो मसल्स और टिश्यूज की मोटाई तय करने में मदद करते। इन मार्कर्स के आधार पर मसल्स की प्लेसमेंट तय होनी थी जिससे रिकॉन्स्ट्रक्टेड चेहरा असली के जितना करीब हो सके। हर एथनिसिटी के फेशियल फीचर्स अलग होते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया चेहरे की पहचान और एक्यूरेसी के लिए जरूरी होती है। पास ही मॉडलिंग क्ले से भरी ट्रे रखी थी जिसका इस्तेमाल रिकॉन्स्ट्रक्शन में होना था। फिनिया चुपचाप बुआ के पीछे आकर खड़ी हो गई और पूछा, क्या उसने काम शुरू कर दिया है? बुआ ने बिना पलटे सिर हिलाया और बताया कि इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे क्योंकि वो इसे धीरे धीरे करना चाहती है। उनके पास पहले से ही 2D कास्ट है, इसलिए वो चाहती थी कि ये मॉडल जितना एक्यूरेट बन सके। फिनिया ने कहा कि उसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो 1 घंटे और इंतजार कर सकती है। फिलहाल वो बस बुआ को काम करते देखना चाहती थी। बुआ ने थोड़ी झिझक के साथ कहा कि उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई उसे देखता है, क्योंकि इससे वो नर्वस हो जाती है। फिनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो चुपचाप देख सकती है? उसे बुआ को काम करते देखना अच्छा लगता है। बुआ ने नर्वसनेस में अपना चश्मा ठीक किया। 3 साल से वे एक ही डेस्क पर काम कर रहे थे, लेकिन कभी नहीं देखा था कि बुआ कितनी फैसिनेटिंग है। ये कहते हुए वो स्टोरेज शेल्फ पर बैठ गई और बुआ को देखने लगी। फीनिया की गहरे लहजे में की गई तारीफ ने बुआ के दिल की धड़कन तेज कर दी और उसे अपने चेहरे पर अचानक गर्मी का एहसास हुआ। बुआ ने बात बदलते हुए कहा, अब वो और कुछ नहीं करेगी, बस चीजें समेट लेगी और अपना दिन खत्म कर लेगी। उसके लिए बॉस के सामने काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिनिया ने मजाक में कहा, ये तो बुआ की लैब है, यहाँ तो वही बॉस है। बुआ ने तुरंत पलटकर पूछा, क्या फिनिया लैब चीफ का रोल भी लेना चाहती है? फिनिया ने हंसते हुए कहा, उस पर और जिम्मेदारी मत डालो। अब ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो बुआ ने उस पर नहीं डाल दिया हो, और अब वो चाहती है कि फिनिया लैब चीफ भी बन जाए। इसके बाद फिनिया शेल्फ से उतरी, अपने हाथ पैंट की जेब में डालकर बेपरवाही से खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी खुद में एक आकर्षण थी। बुआ ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें उस समय की भरपाई करनी चाहिए जब तुम यहाँ नहीं थी। तब सब कुछ मैंने ही संभाला था। ठीक से सो भी नहीं पाती थी। और अब तुम फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई हो, मेरी नींद दोबारा खराब करने। फिनिया ने मजाक में कहा, उसे काम करने के बदले कुछ रिटर्न में चाहिए। बुआ ने मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहा, वैसे भी फिनिया प्लेन क्रैश के विक्टिम्स की पहचान में मदद करने थोड़ी आई थी। उसे तो यहाँ ऑफिस में बस एक हॉटी की तरह दिखने के लिए हायर किया गया है। फिनिया ने तुरंत स्पष्ट किया, यहाँ की बॉस तो बुआ ही है, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक्सपर्ट है। विक्टिम्स की पहचान उसका काम है, और एक्सीडेंट के समय प्रोफेसर ने फिनिया को सिर्फ मदद के लिए बुलाया था। बुआ ने हैरानी से पूछा, क्या प्रोफेसर को पहले से पता था कि फिनिया वापस आ रही है? फिनिया ने सहमति में सिर हिलाया। तभी बुस्साया ने हल्की आवाज में पूछा, क्या प्रोफेसर को हमेशा से पता था कि फिनिया कहाँ है? फिनिया ने बताया, उसने इंग्लैंड जाने के 1 साल बाद प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था, माफी मांगने और यहाँ फंड्स जुटाने में मदद करने के लिए। बुआ को हैरानी हुई, टीचर ने कभी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? फिनिया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, शायद उन्हें लगा होगा कि बुआ का उससे कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए नहीं बताया। वैसे भी बुआ तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इस पर बुआ ने याद दिलाया, फिनिया ने कहा था कि वो सिर्फ इस खास मौके पर मदद करने आई है। फिनिया ने गहरी नजरों से बुआ को देखा और स्वीकार किया। शुरुआत में वो सिर्फ मदद करने आई थी, क्योंकि वो प्रोफेसर को इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसे खुशी है कि वो वापस आई। बुआ ने भी सहमति जताई और कहा, वो भी शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर फिनिया नहीं होती तो वो फंस जाती। इस पर फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, वो यहाँ सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है। वैसे भी वो बस खड़ी भी रहे तो खूबसूरत ही लगती है। बुआ ने मजाक में कहा, तुम बस अपनी तारीफों के ख्याली पुलाव पकाते रहो। फिर बुआ ने कहा, फिनिया अपना सामान पैक करे और ऑफिस में उसका इंतजार करे। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट साफ कर लेगी, फिनिया को बुला लेगी, फिर वो नीचे आकर मदद कर सकती है। फिनिया ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चली गई।
डिनर के बाद बुआ के अपार्टमेंट में लंबे सोफे पर टिकी फिनिया ने कैजुअली पूछा कि क्या इंस्टीट्यूट में हाल ही में कोई पुरानी या एंटीक चीजें आई हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई हों। बुआ ने शांत स्वर में बताया कि कुछ खास नहीं आया है। वैसे भी उसने कह रखा है कि जब भी कुछ आए तो उसे रजिस्टर कर लिया जाए। उसने बताया कि उनके पास केन्या से होमो हैबिलिस का स्केलेटन आना है जो 2 हफ्तों में पहुंचेगा। फिनिया को थोड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा कि क्या वो असली होमो हैबिलिस है। बुआ ने सिर हिलाते हुए पानी का घूंट लिया। फिनिया ने फिर पूछा कि अभी उनके पास क्या है जो रजिस्टर नहीं हुआ है। बुआ ने बताया कि एक नियांडरथॉल स्केलेटन है जिसके डिस्प्ले केस के नंबर का इंतजार हो रहा है। लेकिन फिर उसने संदेह से पूछा कि फिनिया ये सब क्यों पूछ रही है। फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बुआ मम्मी के बारे में जानना नहीं चाहती। बुआ ने उलझन में पूछा कि इन सब चीजों का मम्मी से क्या लेना देना है। फिनिया ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया कि उसने कुछ प्लान किया है। फिर उसने हल्के से पूछा कि क्या बुआ उस पर भरोसा करती है। बुआ का जवाब तुरंत और सीधा था, क्या तुम भरोसे के काबिल हो। ये सवाल सुनकर फिनिया थोड़ी हिचकिचाई। उसे कल फैंग के साथ हुई बातचीत याद आ गई। वो इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती कि उनके बीच का रिश्ता शुरू से ही उलझा हुआ है। फिनिया ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कहानी इस मोड़ तक आएगी। उसके बुआ के लिए एहसास हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे थे। कौन सोच सकता था कि वो उस इंसान के प्यार में पड़ जाएगी जो उसकी सबसे बड़ी कंपेटिटर रही है। हालांकि उनके बीच कभी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन शब्दों की तकरार और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें आम थीं। उनके रिश्ते की शुरुआत चाहे जितनी भी अजीब रही हो, लेकिन उनकी आखिरी मुलाकात उससे भी ज्यादा उलझी हुई थी। वो मुलाकात एक बेड पर बिना कपड़ों के खत्म हुई थी। फिनिया जानती थी कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, लेकिन बुआ इस बारे में क्या सोचती थी, ये वो नहीं जानती थी और शायद जानना भी नहीं चाहती थी। उसके लिए इतना काफी था कि बुआ ने उसे अभी तक ठुकराया नहीं था। फिनिया ने महसूस किया कि जो लड़की कभी बुआ से जीतने के लिए लड़ती थी, अब उसके प्यार और भरोसे को जीतने के लिए लड़ रही है। अगर बुआ अब भी उस पर भरोसा नहीं करती, जैसा फैंग ने कहा था, तो वो स्वाभाविक था। फिनिया ने बुआ को सबसे ज्यादा तकलीफ तब दी थी जब उसने उस पर चीटिंग का आरोप लगाया था। उस वक्त बुआ सस्पेंड भी हो सकती थी, जिससे उसकी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी करना मुश्किल हो जाता। तब शायद बुसाया आज डॉक्टर बुसाया नहीं बन पाती। फिनिया की पुरानी गलतियां अब उसके सामने आ रही थीं और बुआ का सतर्क और संदिग्ध होना लाजमी था। फिनिया को नहीं पता था कि अपने रिश्ते की इस सबसे कठिन गांठ को कैसे सुलझाए। शायद समय ही इसका सबसे अच्छा जवाब था। समय ही साबित कर सकता था कि वो अब पुरानी फिनिया नहीं रही, जो बुआ को हराने की धुन में रहती थी। अब वो फिनिया थी, जो बुआ के कहने पर झुकने को तैयार थी। वो कोशिश कर रही थी कि बुआ को ये एहसास हो जाए, और वो दिल से चाहती थी कि बुआ ये समझे। बुआ ने हिचकिचाते हुए नरम आवाज में कहा कि उसका मतलब वो नहीं था। वो फिनिया की फीलिंग्स को उन शब्दों से ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिनिया ने अपने होठों से बुआ का नाम इतनी प्यार से लिया कि वो उसकी आंखों में देखने लगी। उसने अपना बायां हाथ उठाकर बुआ के चेहरे पर रख दिया। उसके अंगूठे ने हल्के से उसकी आंखों के नीचे छुआ और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी हुआ, मैं उन सब बातों के लिए सॉरी हूँ। बुआ ने सिर झुकाते हुए कहा कि मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, कि मेरे मन में ये डाउट है, जैसे वो नजरें चुराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिनिया के हाथ ने उसका चेहरा थाम लिया। उसने आगे कहा कि गलती मेरी भी है, जो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही और फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। लगता है जैसे मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हूँ। फिनिया ने नरम स्वर में कहा कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही हो या नहीं। ये सब समझने के लिए तुम्हें खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम अपने फैसले के लिए तैयार नहीं हो जाती। उसके भरोसे से भरे शब्द और होठों पर आई हल्की मुस्कान ने बुआ के दिल की धड़कन तेज कर दी। बुआ ने धीमे स्वर में कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम इंतजार करो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये फीलिंग कब जाएगी। अगर तुम्हें कभी जाना हो तो तुम कभी भी जा सकती हो। फीनिया ने बिना रुके जवाब दिया कि मुझ पर भरोसा करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन यहाँ रुकना मेरा फैसला है और वो मैं खुद तय करूंगी। मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, इसलिए मुझे किसी और औरत से जोड़ने की कोशिश मत करो।
उसकी आवाज सख्त थी। बुआ की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिनिया ने अपनी फिंगर्स से उन्हें जल्दी से पोंछ दिया। बुआ ने कहा कि मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहती, कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। फिनिया ने नरमी से कहा कि मैं समझती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। फिर उसने हल्के से अपने अंगूठे से बुआ के पतले होठों को छुआ और उसके बाद उसे एक किस किया। बुआ सोफे पर लेट गई, उन फीलिंग्स के आगे हार मानते हुए जो उसके दिल में थी। हालांकि वो जानती थी कि सामने खड़ी लड़की को वो दोस्त से ज्यादा समझने लगी थी, शायद उसी पहली रात से ही। फिर भी उसके दिल में एक हल्का सा संकोच था। ये संकोच बीती यादों से निकला था, जो उसने फिनिया के साथ जी थी। इसने बुआ को ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो खुद को रोक रही हो, या फिर अगर वो उससे प्यार भी करती थी तो वो एक ऐसा प्यार था जिसमें पूरी खुशी या भरोसा नहीं था। उसे पहले उस संकोच को खत्म करना था, उस भरोसे की कमी को मिटाना था। तभी जाकर वो अपने दिल की बात कह सकती थी। जब भी फिनिया इस बारे में बात करने की कोशिश करती, बुआ कोई बहाना बनाकर टाल देती, इस उम्मीद में कि फिनिया खुद ही थककर दूर चली जाएगी। कभी कभी उसे यकीन नहीं होता कि फिनिया जैसी लड़की किसी ऐसी इनसिक्योर लड़की में दिलचस्पी ले सकती है जिसने हमेशा खुद को उसके मुकाबले कमतर महसूस किया था। अगर मैं नियांडरथॉल को उधार लेना चाहूं तो क्या तुम दोगी? उसकी टीजिंग रिक्वेस्ट पर बुआ इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना उसने फिर से फिनिया को किस कर लिया। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी मॉम यानी प्रोफेसर निसारा से कहना कि तुम्हें उधार दे दे। मैं ऑथोराइज नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। बुआ कुछ कह भी नहीं पाई थी कि फिनिया ने झुककर उसके चिन पर किस कर लिया। फिनिया ने गंभीर स्वर में कहा कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि प्लेन क्रैश के विक्टिम्स के अलावा भी कोई इस मामले में शामिल है या नहीं। अगर हम पुलिस का इंतजार करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हो सकता है कि हमें खुद कुछ करना पड़े। आखिर जो जानकारी हमें मिली है उसमें बिजनेसमैन और एंटीक्विटीज ट्रैफिकर्स दोनों का जिक्र है। हम पता कर सकते हैं कि क्या इन लोगों के पास कुछ बताने लायक है, और अगर ये एंशंट इजिप्ट से जुड़ी है तो शायद उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना आसान होगा। वो आगे बोली कि मैं बस सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी सोच रही हूँ। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो वो स्कल जो हमें मिला, अगर उसमें कोई चोटिल हुआ हो या उससे भी कुछ बुरा। बुआ ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन फिनिया ने फिर से उसके होठों पर हल्के से कई बार किस किया। इसके बाद फिनिया बैठ गई और गंभीरता से बोली कि लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि किसी कॉप्स के साथ ऐसा करना इलीगल है। बुआ ने कहा, मुझे लगता है मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें टीचर से पूछना पड़ेगा। फिनिया ने एक्साइटेड होकर पूछा कि ऐसा क्या है उसके पास। बुआ ने बताया कि उसके पास एक स्कैरब है जो कि आसानी से नहीं मिलता। शायद जब यह इंस्टीट्यूट बना था तब किसी ने इसे सुविनियर के तौर पर भेजा होगा। स्कैरब दरअसल एक बीटल जैसा दिखने वाला कीड़ा होता है जिसे इजिप्शियंस अपने एम्यूलेट्स में इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि यह सन गॉड से जुड़ा होता है। इजिप्शियन पेंटिंग्स में भी स्कैरब को अक्सर दिखाया गया है। बुआ ने आगे कहा कि ये बस एक सजेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इस आइडिया को सपोर्ट करती हूँ। वो जानती थी कि फिनिया क्या करने वाली है। फिनिया ने जवाब में कहा कि फिलहाल देखते हैं कि पुलिस उस अननोन आदमी की पहचान कर पाती है या नहीं। अगर हमें उसकी पहचान मिल गई तो शायद कुछ जानकारी हाथ लग जाए। उम्मीद है किस्मत हमारा साथ देगी। बुआ ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सोच समझकर ही कदम उठाना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रोफेसर से कर दूंगी। फिनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हारी उम्र 5 साल है क्या, जो अब भी अपनी मॉम से शिकायत करोगी? बुआ ने कंधे उचकाते हुए कहा कि उम्र चाहे जो हो, शिकायत तो करूंगी। लेकिन तभी फिनिया ने उसे खींचकर पास कर लिया तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। फिनिया ने उसके गाल पर होंठ रख दिए और कहा कि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था। मैं अब वो फिनिया नहीं रही जिसे तुम जानती थी। उसके शब्दों ने बुआ को चौंका दिया। उसने सिर उठाया और फिनिया की आंखों में देखा। बुआ ने धीरे से कहा कि मैं कोशिश करूंगी तुम पर यकीन करने की। मैं चाहती हूं कि तुम जानो, मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए जो भी बुरा महसूस करती हूँ उसे मिटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिनिया ने अपना सिर धीरे से बुआ के कंधे पर टिका दिया और कहा,
तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।